हमेशा क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, मगर पाकिस्तान जहां क्रिकेट को एक खेल से ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा भी माना जाता है, वहां फैंस टीम से ज़्यादा एक प्लेयर से ऑब्सेस नज़र आते हैं। मगर जब यही प्लेयर कोई एक गलती कर बैठता है तो इसके यही फैंस क्रिटिसिज्म का नाम लेकर प्लेयर पर टूट पड़ते हैं। बात क्रिटिसिज्म तक रहे तो ठीक है, मगर जब यही क्रिटिसिज्म सेंसलेस हेट में बदल जाता है तो इससे सिर्फ प्लेयर के दिमाग पर ही नहीं बल्कि इसकी परफॉर्मेंस पर भी नहायत गहरा असर पड़ता है। और ऐसा ही एक हेट हमें आजकल देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के साबका और मौजूदा कप्तान बाबर आजम के साथ। पाकिस्तान को कोई बड़ा टूर्नामेंट ना जिताने से लेकर शाहीन शाह अफरीदी से पाकिस्तान की कैप्टनसी लेने तक पिछले कुछ सालों में बाबर आजम के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कि सिर्फ इन्हें इनके हेटर्स ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हेट करने लगा है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम जो अपने करियर के स्टार्ट में अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते थे, आज नौबत यहाँ तक आ गई कि इनके फैंस इनके हेटर्स बन चुके हैं। इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई, इसकी बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी थी। लेकिन बाबर आजम को जो हेट मिल रही है वो जस्टिफाइड है भी या नहीं। पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीती जिस पे लिखा हो विनर, आपने क्या ये ट्रॉफी जीती? नहीं जीती। इंजमामुल हक और जावेद मियांदाद के बाद पाकिस्तान में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं आ पाया था जो कि लंबे टाइम तक पाकिस्तान को सपोर्ट दे पाए। फिर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुआ बाबर आजम का। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान टीम में अपनी कमाल बैटिंग के तौर पर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनके करियर के स्टार्ट से ही इन्हें ना सिर्फ हेट मिला बल्कि इनके खिलाफ फेक स्कैंडल्स भी बनाए गए। इन्हें इनके फैंस की तरफ से सपोर्ट किया गया, पर वो 90% पाकिस्तान के हिट लिस्ट पर थे। इस दौरान लोगों ने मान लिया कि इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, मगर वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत बख्श दे। इस केस में भी वही हुआ। जितना इन्हें ट्रोल किया जाता वो उतना अच्छा परफॉर्म करते, मगर चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हुआ, मगर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था। हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े प्लेयर्स का डाउनफॉल देखा है, जैसा कि विराट कोहली और लेजेंड क्रिस गेल। हमने ये भी देखा है कि इस डाउनफॉल के बाद विराट कोहली ने बहुत शानदार कमबैक भी किया। अब बाबर आजम की कंट्रोवर्सी पर बात करने से पहले थोड़ा इनके क्रिकेट करियर के बारे में बात करते हैं। बाबर आजम की पैदाइश लाहौर में हुई थी और उन्होंने अपने डोमेस्टिक करियर के आगाज़ में ज़रूरी तरक्याती बैंक की टीम से खेलना शुरू किया। बाबर ने अपने कज़न्स उमर अकमल और कामरान अकमल से इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना शुरू की। 2010 में बाबर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और 31 मई 2015 को बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया। अब एक इमर्जिंग स्टार को टीम में रखते ही इनका पहला ही मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ होता है, जो कि बहुत अच्छा जाता है। और अपने पहले ही ओडीआई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 60 गेंदों पर 53 रन बनाते हैं। ये नंबर देखने में काफ़ी ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं, मगर ये रन्स उन्होंने विनिंग केस में बनाए थे और इस सीरीज़ में पाकिस्तान को जितवाने में भी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। अब इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ कुछ खास नहीं जाती और वो 3 मैचों में सिर्फ 37 रन ही स्कोर कर पाते हैं, मगर अपनी शानदार बैटिंग स्किल्स और कंसिस्टेंसी की वजह से पीसीबी की नज़रों में वो आ चुके होते हैं और इसलिए उन्हें पाकिस्तान की T20 और टेस्ट स्क्वाड में भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब कुछ सीरीज़ ख़राब जाने के बाद भी पीसीबी बाबर पर भरोसा दिखाती है और इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। इस 4 महीनों की सीरीज़ के पहले ही मैच में बाबर आजम अपने स्किल्स दिखाते हैं और 100 के स्ट्राइक रेट से 62 रन की अनबीटेबल इनिंग्स खेलते हैं। इस सीरीज़ में वो 46 की एवरेज से 149 रन बनाते हैं। 2015 से लेकर 2016 तक बाबर ने बॉलर्स की इतनी धुलाई की कि लग ही नहीं रहा था ये वो वाले बाबर आजम हैं जो कि हमेशा से डिफेंसिव खेलते आए हैं। इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से वो लाइमलाइट में आ गए। उन्होंने उन एरियाज़ के अंदर अपना गेम बहुत ज़्यादा सुधारा जहाँ पे वो वीक थे और इस वक्त पाकिस्तान टीम में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर था जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। इनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस ने पाकिस्तान को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम से जीतने में मदद की और इस दौर में पाकिस्तान T20 की लगातार 11 सीरीज जीतने वाली वाइट बॉल टीम बन चुकी थी। उनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस को देखते हुए 2016 में शुरू होने वाली T20 सीरीज PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में इन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पिक कर लिया जाता है। 2016 में ही पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड का दौरा करती है
और वहां पर बाबर आजम 2 इनिंग्स में 149 रन स्कोर करते हैं। बात यहाँ तक आ गई थी कि इन्हें लेजेंड विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा था। अब तक बाबर के करोड़ों फैंस बन चुके थे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस वक्त तक बाबर पाकिस्तान की टीम का एक इम्पोर्टेंट और परमानेंट पार्ट बन चुके थे, पर किसी को ये पता नहीं था कि बहुत जल्द ये सब कुछ बदलने वाला है। जहाँ शुरू में ही इन्होंने अपने ग्रेट परफॉर्मेंसेस से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया था, वहाँ कुछ चीज़ों की वजह से इन्हें हेट का सामना करना पड़ रहा था। इवन के कुछ झूठे स्कैंडल्स में भी इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मैं यहाँ पर इन स्कैंडल्स का जिक्र तो नहीं करूँगा। इसी वजह से इनकी परफॉर्मेंसेस में बैकलैश भी देखने को मिल रहा था। 2016 में बाबर आजम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है, जहां उन्होंने पहले ही मैच में 120 रन बनाए और अपना पहला मैन ऑफ द मैच भी जीता। इसके बाद बाबर आजम को रोकना मुश्किल हो गया जब उन्होंने इसके अगले ही मैच में एक और सेंचुरी कर दी। इस बार उन्होंने 130 रन बनाए और पाकिस्तान को 330 रन बनाने में मदद की, मगर बाबर आजम यहाँ तक रुकने वाले नहीं थे। वो दुनिया की नज़र में तब आने लगे जब तीसरे मैच में उन्होंने तीसरी कंसेक्यूटिव सेंचुरी की। यहाँ पर एक बात बता दूं कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम को जायंट माना जाता था। इसी साल वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया को हराकर और फाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे। इन 3 सेंचुरीज के बाद वो 3 इनिंग्स में 350 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी सिलेक्ट कर लिया गया, जहां उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग्स में 59 रन की इनिंग खेली और अपनी डेब्यू इनिंग्स में 50 करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अब इसी दौरान 2017 आता है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इन्हें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। यहाँ भी बाबर आजम शानदार क्रिकेट पेश करते हैं और हर मैच में पाकिस्तान को जीत दिलाने में कामयाब होते हैं। इन दिनों पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद होते हैं, जो कि एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन दोनों ही फील्ड्स में नाकाम हो रहे होते हैं और इसी वजह से उन्हें कैप्टनसी से हटाने की बातें की जा रही होती हैं। और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद कप्तानी से रिजाइन कर देते हैं। अगर आप सरफराज अहमद की कैप्टनसी और उनके क्रिकेट करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी से रिजाइन करते ही पीसीबी की तरफ से बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है। बाबर प्लेयर तो कमाल के थे, पर कैप्टन बनने के लिए बहुत यंग थे और एक्सपीरियंस भी नहीं थे। वो कप्तान तो बन जाते हैं, पर वही होता है जिसका डर था। वो एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और अपने करियर के पहले ही सीरीज जो कि न्यूजीलैंड में खेली जाती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इसमें वाइट वॉश हो जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होम सीरीज में भी पाकिस्तान हार जाता है, मगर बाबर आजम पर पीसीबी का भरोसा बढ़ता ही जाता है और वो उन पर दोबारा भरोसा करती है और उन्हें कप्तानी से नहीं हटाती। बाबर भी अपनी गेम और कैप्टनसी को सुधारने में लग जाते हैं कि इतने में 2021 का वर्ल्ड कप आ जाता है। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानी फैंस कभी भुला नहीं पाएंगे। बाबर इस वर्ल्ड कप में पहली बार एज अ कैप्टन उतरते हैं और अपने वर्ल्ड कप करियर का पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। मैच में इंडिया की मॉन्स्टर बैटिंग ऑर्डर को सिर्फ 160 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आती है। पाकिस्तान की बैटिंग को हमेशा से क्रिटिसाइज किया गया है, मगर इस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग अलग ही रूप में नजर आती है और पाकिस्तान वो मैच 10 विकेटों से जीत जाती है। इस मैच में बाबर और रिजवान कमाल का खेल पेश करते हैं और एक भी विकेट लॉस नहीं होने देते। इसके बाद पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक कोई मैच नहीं हारता, पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है। पर इस पर कोई पाकिस्तान को या बाबर आजम को ब्लेम नहीं करता, बल्कि अप्रिशिएट करता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान इतना अच्छा वर्ल्ड कप खेला है। इसके बाद अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच फिर इंडिया के साथ होता है, पर पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। इसके बाद अगला मैच भी पाकिस्तान हार जाता है, वो भी जिम्बाब्वे से। यहाँ से शुरू होती है बाबर आजम की मुश्किलात। जिम्बाब्वे से मैच हारने के बाद कुदरत का निज़ाम देखें कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाता है और पाकिस्तान किसी न किसी तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और यहाँ मिलता है बाबर आजम को एक और मौका, अपने ऊपर से सारी धूल और गर्द को साफ करके फाइनल जिता के पाकिस्तान का हीरो बनने का। पर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान फाइनल में इंग्लैंड से हार जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है बाबर आजम के खिलाफ एक मुहिम, और इस मुहिम में बाबर आजम को निहायत क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अगले साल यानी 2030 में एशिया कप होता है। फिर पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फिर फाइनल में आता है, फिर हार जाता है।
हाथ तो तब होती है जब पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप के अंदर भी बुरी तरह हार जाता है। यहाँ तक कि पहली दफा पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान जैसी टीम से हार जाती है। पाकिस्तान की इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए बाबर आजम कैप्टनसी से रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल जबकि शान मसूद को रेड बॉल का कप्तान बना दिया जाता है। मगर पाकिस्तान टीम अगली ही T20 सीरीज में न्यूजीलैंड से भी हार जाती है। ये देखकर शाहीन अफरीदी को हटा दिया जाता है। यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि शाहीन अफरीदी को एक सीरीज के बाद कैप्टनसी से हटाना भी कोई अच्छा फैसला नहीं था। बहरहाल इस सीरीज के हारने के बाद शाहीन को कैप्टनसी से हटाने पर अवाम शदीद गुस्से में आ जाती है और वही होता है जिसका डर था। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। जो बाबर आजम के हक में बात करता है उसे अब्यूज किया जाता है। यहाँ तक कि बाबर आजम की एक टीनेजर फैन की पिक्स लीक करने की भी धमकी दी जाती है। बाबर आजम की हर पोस्ट के नीचे उसे हेटर्स जाके अब्यूज करते हैं। यहाँ तक कि जब बाबर को दोबारा कप्तान भी नहीं बनाया गया था, सिर्फ बात चल रही थी, तब मैच में बाबर के खिलाफ जिम्बाब्वे के नारे लग जाते हैं जिस पर वो गुस्सा भी हो जाते हैं। मगर बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। फैंस यहाँ तक भी कहते हैं कि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं जीतना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है और अगर इससे कोई एग्री नहीं करता तो मैं इसकी राय का एहतराम करता हूँ। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से बाबर हो या शाहीन, हेट देना किसी भी प्लेयर को ठीक नहीं है क्योंकि दोनों ही हमारे प्लेयर हैं, दोनों ही हमारे फ़ख्र हैं और दोनों ने पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया था तब फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज़रूर थे, मगर उन्होंने शाहीन शाह को वेलकम किया। तो बाबर को दोबारा कैप्टन बनने पर उसे इतनी हेट क्यों दी जा रही है? पहले भी इतने प्लेयर्स को कप्तानी से हटाया गया है और इनकी जगह नए और दूसरे प्लेयर्स को कप्तान बनाया गया है। फिर सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा क्यों? हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम एज अ नेशन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आखिर में बस इतना ही कि शाहीन भी हमारा प्लेयर है और बाबर भी हमारा प्लेयर है। ना शाहीन हेट का हकदार है ना बाबर। फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL अब ख़त्म हो चुकी है और बात अब पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को सपोर्ट करे, कप्तान बाबर हो या शाहीन, फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जिंदाबाद।